हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड जीके का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ध्यान देंगे, आज के क्लास से आपके एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन आपका देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप ध्यान से इस सभी क्वेश्चंस को आप याद करेंगे। इसमें से आपको कम से कम देखिएगा 5 से 7 क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। ध्यान देंगे, 22 मार्च को ही आपका बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो क्या होता है आपका 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को क्या होता है? बिहार का आपका गठन होता है। इस दिन आपका बिहार का गठन होता है। इसलिए आपका प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार को आपका राज्य का दर्जा कब मिलता है। तो बिहार को राज्य का दर्जा मिलता है आपका 26 जनवरी 1950 को। कब मिलता है? 26 जनवरी 1950 को आपका बिहार का राज्य का दर्जा मिलता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को आपका बिहार का गठन हुआ था। और बिहार को राज्य का दर्जा कब मिलता है? तो बिहार को राज्य का दर्जा आपका मिलता है 26 जनवरी 1950 को। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी आपका पटना है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि पटना आपका किस नदी के किनारे स्थित है। तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आप इससे भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? क्वेश्चन क्या है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष का बात करें तो यह आपका है पीपल। क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष आपका पीपल है। ध्यान देंगे, वहीं आपसे हम पूछें कि बिहार का आपका राजकीय फूल क्या है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपका बिहार का राजकीय आपका फल क्या है। उसके बाद बिहार का आपका राजकीय पशु क्या है। पक्षी भी पूछा जा सकता है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। और बिहार का आपका राजकीय मछली क्या है। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो देखिए, फूल की बात करें तो बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो यह आपका है गेंदा है। क्या है? गेंदा आपका बिहार का राजकीय फूल है। राजकीय फल की बात करें तो बिहार का राजकीय फल आपका आम है। क्या है? आम है। उसके बाद बात करें कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु आपका गौर है। क्या है? गौर है, जिससे आपका बैल कहा जाता है। उसके बाद बात करें कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी आपका घरेलू गौरैया है। क्या है? आपका घरेलू गौरैया आपका क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी है। और बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो बिहार का राजकीय मछली यह आपका मांगुर है। क्या है? मांगुर है। तो आप इन सभी प्रश्न को ध्यान रखेंगे, इनमें से जरूर एक न एक क्वेश्चन देखने को इससे जरूर मिलेगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष आपका पीपल हो गया। राजकीय फूल क्या हो गया? तो फूल आपका गेंदा हो गया। फल आपका आम हो गया। उसके बाद पशु क्या हो गया? तो पशु आपका बैल हो गया। पक्षी क्या होगा? तो पक्षी आपका घरेलू गौरैया होता है। उसके बाद मछली क्या है? तो मछली आपका मांगुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल ये आपके हैं राजेंद्र आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र आर्लेकर हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल ये कौन है? तो ये आपके हैं राजेंद्र आर्लेकर। वहीं बात करें कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी हैं कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कौन है? ये आपके बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद हम बात करें कि उप मुख्यमंत्री कौन है। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उप मुख्यमंत्री ये आपके हैं तेजस्वी यादव। कौन है? ये आपके हैं तेजस्वी यादव। आपके क्या हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो आप इन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विशासन
द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत के आपका कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात ऐसा राज्य जिसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। क्या हो? तो विधानसभा के साथ साथ क्या हो, विधान परिषद भी होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे आपका द्विसदनीय आपका व्यवस्था कहा जाता है। तो ये आपके द्विसदनीय व्यवस्था वाले कितने राज्य हैं? तो ये आपके हैं 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं आंध्र प्रदेश हैं। कौन है? तो पहला आपका हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद बात करें आपका हो गया महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद हो गया आपका कर्नाटक हो गया, उसके बाद बात करें तो चौथा आपका हो गया कर्नाटक के बाद तेलंगाना हो गया। क्या हो गया? तेलंगाना हो गया। उसके बाद आपका बिहार हो गया और क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। तो ध्यान देंगे भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो आपका 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। द्विसदनीय व्यवस्था क्या होता है? तो ऐसे राज्य जिसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों है उसे क्या कहा जाता है? उसे द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम आपका दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री ये आपके थे भोला पासवान। कौन थे? भोला पासवान थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री ये आपके थे भोला पासवान। वहीं हम बात करें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के आपका प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आपके थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपकी थी राबड़ी देवी। कौन थी? राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल ये कौन थे? तो राज्यपाल आपके थे जयराम दास दौलतराम। कौन थे? ये आपके थे जयराम दास दौलतराम। ये आपके बिहार के प्रथम आपके राज्यपाल थे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, तो दलित मुख्यमंत्री आपका भोला पासवान हो गए। वहीं पूछा जाए कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपकी राबड़ी देवी थी। उसके बाद प्रथम राज्यपाल ये कौन थे? तो ये आपके थे जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बिहार का नवीनतम जिला कौन सा है? बिहार का नवीनतम जिला कौन सा है? तो बिहार का नवीनतम जिला ये कौन सा है? तो ये आपका है अरवल है। कौन सा जिला है? अरवल। अरवल आपका बिहार का नवीनतम जिला अर्थात 38वां जिला है। कौन सा जिला है? 38वां आपका जिला है। तो बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में आप ध्यान रखेंगे बिहार में आपके टोटल 38 जिला है और नवीनतम जिला कौन सा है? तो नवीनतम जिला आपका अरवल होगा। इसके साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म जिला पूछा जाए तो यह भी आपका क्या है? अरवल है। अरवल ही आपका बिहार का सबसे गर्म जिला है। उसके बाद यह गर्म है जिला, तो इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि गर्म जिला आपका अरवल है। तो इसके साथ साथ याद रखेंगे गर्म है तो यहाँ पे वर्षा कम होती होगी, वर्षा कम होता होगा तभी तो गर्म है। तो ये भी आपका अरवल जो जिला है यह आपका बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला है। क्या है? न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला आपका जिला है। कौन सा है? तो यह आपका अरवल है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। अरवल के बारे में आप याद रखेंगे कि अरवल जो आपका जिला है यह आपका बिहार का नवीनतम जिला है अर्थात 38वां जिला है। वही याद रखेंगे कि अरवल में आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है? गर्मी होता है और सबसे कम वर्षा आपका अरवल में ही आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बिहार में जलोढ़ मृदा का प्रतिशत कितना है? बिहार में जलोढ़ मृदा का प्रतिशत कितना है?
तो बिहार में हम बात करें जलोढ़ मृदा की प्रतिशत का, तो यह आपका सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो 90% तक आपका क्या है, बिहार में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ से जलोढ़ मृदा से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो आपका नवीनतम जलोढ़ मृदा होता है उसे क्या कहा जाता है। जो आपका नवीनतम जलोढ़ मृदा होता है इसे क्या कहते हैं? नवीनतम जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि जो आपका पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, पुरानी आपकी जलोढ़ जो मिट्टी होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहेंगे? तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है। तो जो आपका नवीनतम जलोढ़ मृदा होता है इसे कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और जो आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपका कहा जाता है बांगर कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में जलोढ़ मृदा का प्रतिशत कितना है? तो 90% है। वहीं हम जलोढ़ मृदा की बात करें तो जो आपका नवीनतम जलोढ़ मृदा होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है खादर। वहीं पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? जो गंगा नदी है बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बक्सर जिले से आपका प्रवेश करती है। बक्सर के कहाँ से प्रवेश करती है? तो बक्सर के आपका चौसा से आपका बिहार में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले के चौसा से आपका बिहार में क्या करती है? गंगा नदी प्रवेश करती है। और गंगा नदी जो आपका है बिहार को दो भागों में बांटती है। गंगा नदी क्या है? गंगा नदी आपका बिहार को दो बराबर भागों में आपका बांटती है। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से बहती है। और गंगा नदी की बात करें तो यह पश्चिम से आपका आती है और पूर्व की दिशा में बहती है। बिहार में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपका बहती है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और जो आपका बिहार की राजधानी पटना है ये आपका गंगा नदी के तट पे ही स्थित है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की जाती है? तो यह आपका लागू किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। किसके द्वारा लागू किया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आपका लागू किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली यह किसके द्वारा लागू की गई? तो यह आपका रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की जाती है। और ध्यान देंगे, बंगाल में द्विशासन प्रणाली ये समाप्त करने वाले कौन है? तो द्विशासन प्रणाली यह लागू की जाती है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। और समाप्त कौन करता है? तो समाप्त किया जाता है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं? ये आपके द्विशासन प्रणाली को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी इसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो स्वराज पार्टी यह आपका गठन इसका किया गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा आपका किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है इसके सही उत्तर है कि स्वराज पार्टी इसका गठन किया जाता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। वहीं हम बात करें कि स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? स्वराज पार्टी इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन आपका होता है 1923 में। कब होता है? 1923 में होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश की रचना किसने की? सोम प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सोम प्रकाश इसकी रचना आपका की गई है ईश्वरचंद विद्यासागर। किसके द्वारा किया गया है? ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा आपका किया गया है सोम प्रकाश की रचना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, बात हम स्वामी विवेकानंद की करें तो स्वामी विवेकानंद ने आपका प्रबुद्ध भारत की रचना की। स्वामी विवेकानंद की रचना क्या है? तो ये आपका है प्रबुद्ध भारत है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, प्रबुद्ध भारत किसकी रचना है? तो ये आपका स्वामी विवेकानंद की रचना है। वहीं हम बात करें बाल गंगाधर तिलक, तो इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना आपका केसरी और मराठा है। केसरी और मराठा इनकी रचना है। किनकी? तो बाल गंगाधर तिलक की। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह जिला आपका है पश्चिम चंपारण। कौन सा जिला है? तो पश्चिम चंपारण में आपका बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? तो इसका नाम आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, आपका इसका नाम है। तो आप इसे भी ध्यान रखें कि बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और जो आपका पश्चिम चंपारण है यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? तो ये आपका पश्चिम चंपारण है। तो पश्चिम चंपारण से आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को आपका बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखिए शोक क्या होता है? तो बिहार का शोक की बात करें, किसी भी राज्य का या देश का शोक होता है, अर्थात जिससे क्या होता है, कोसी बिहार में ऐसी नदी है जिससे सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपका बिहार को कोसी नदी। तो जो नदी आपका जिस राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वही वहाँ का क्या होता है? शोक कहलाता है। तो बिहार का शोक क्या है? यह आपका कोसी नदी है। वहीं हम बात करें कि उड़ीसा का शोक क्या है? उड़ीसा का शोक आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है? तो यह आपका है महानदी नदी। कौन सा है? तो यह आपकी महानदी है। वहीं हम बात करें कि बंगाल का शोक, बंगाल का शोक क्या है? तो बंगाल का शोक आपका होगा दामोदर नदी। कौन सा नदी होगा? तो यह आपका होगा दामोदर नदी होगा। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ये 2 क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई संसद भवन का आकार किस आकृति का है? जो आपका नया संसद भवन बनके तैयार हुआ है इसका आकार जो है किस आकृति का है? तो इसका आकार आपका है त्रिभुजाकार। किस आकार का है? तो यह आपका है त्रिभुजाकार है। चलिए अब नई संसद भवन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है इन सभी को हम एक एक करके देख लेते हैं। जो आपका नया संसद भवन बना है यह किस प्रोजेक्ट से बना है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि नया संसद भवन किस प्रोजेक्ट से बना है? तो यह प्रोजेक्ट आपका है सेंट्रल विस्टा। कौन सा प्रोजेक्ट है? तो यह आपका प्रोजेक्ट है सेंट्रल आपका विस्टा प्रोजेक्ट है। ध्यान देंगे, इससे आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं तो आप इसे नोट करके याद कर लेंगे। जो आपकी नई संसद भवन है इसका प्रोजेक्ट क्या है? तो यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आपका बना है। कौन सी कंपनी बनाई है? कौन सी कंपनी आपका बनाई है? तो यह आपका बनाया गया है किस कंपनी द्वारा? तो टाटा के द्वारा आपका बनाया गया है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें कि आपका नई संसद भवन में लोकसभा की सीट कितनी रखी गई है? तो लोकसभा की सीट की बात करें तो आप इसे याद रखेंगे 888 अर्थात 888 सीट आपका रखा गया है किसमें? नई संसद भवन की लोकसभा में। वहीं बात करें कि लोकसभा का डिजाइन क्या है? जो आपका लोकसभा बना है इसका डिजाइन क्या है? तो इसका डिजाइन आपका है मोर का। किसका डिजाइन है? तो मोर का आपका डिजाइन है। उसके बाद बात करें कि राज्यसभा में आपका सीट कितना है? जो नई संसद भवन बनी है इसमें राज्यसभा में कितना सीट है? तो राज्यसभा में सीटों की संख्या आपका है 384 सीट है। उसके बाद बात करें कि राज्यसभा का जो डिजाइन है यह किस प्रकार का है? तो राज्यसभा का डिजाइन जो है इसमें क्या है? इसमें आपका कमल है। उसके बाद तो आप इन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन आपका पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी द्वारा आपका इसका उद्घाटन किया जाता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे कि नई संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। किस प्रोजेक्ट से बनता है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से बनता है। कौन सी कंपनी बनाती है? तो टाटा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। लोकसभा का सीट कितना है? तो 888। सिंपल इसको याद रखेंगे 888, इससे सिंपल याद रहेगा। लोकसभा का डिजाइन क्या है? मोर का है। राज्यसभा में सीट कितना है? तो 384 अर्थात 384 सीट है। राज्यसभा का डिजाइन कैसा है? तो डिजाइन आपका कमल का है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह आपका किया गया है किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी द्वारा आपका किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा रोहतास। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि रोहतास आपका बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला आपका जिला है। वहीं हम बात करें कि बिहार का कौन से जिला में आपका न्यूनतम साक्षरता है? न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो बिहार के किस जिले में है? तो यह आपका है पूर्णिया जिला में है। किस जिला में है? तो पूर्णिया जिला में आपका न्यूनतम साक्षरता दर है। वहीं रोहतास में क्या है? अधिकतम आपका साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो बिहार में आपका लोकसभा का सीट है 40। कितना सीट है? तो 40 सीट है बिहार में लोकसभा का। वहीं हम बात करें कि बिहार में आपका राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की आपका 16 सीट है, इसे ध्यान रखेंगे। बिहार में आपका विधानसभा में कितनी सीटें हैं? बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा, इसमें सीटों की बात करें तो यह कितना है? 243 है। उसके बाद बात करें कि बिहार विधान परिषद में कितना सीट है? बिहार विधान परिषद, इसमें आपका कितना सीट है? तो बिहार विधान परिषद, इसमें सीटों की संख्या कितना है? 75 है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? जो बिहार है यह आपका एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। बिहार का जो सीमा है यह एक देश से भी लगा है। वह कौन सा देश है? तो यह देश आपका है नेपाल। कौन सा देश है? तो नेपाल के साथ आपका बिहार क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेपाल की राजधानी की बात करें कि तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू है। क्या है? तो यह आपका है काठमांडू है आपका नेपाल की राजधानी। नेपाल की करेंसी क्या है? अर्थात नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की करेंसी यह क्या है? तो यह आपका है नेपाली रुपया। क्या है? तो यह आपका है नेपाली रुपया है, ध्यान देंगे। इसके बाद हम बात करें बिहार की, थोड़ा हम चौहद्दी देखते हैं कि बिहार का आपका चौहद्दी क्या है। तो बिहार आपका उत्तर दिशा में, ऊपर का दिशा क्या होता है? यह आपका ऊपर का दिशा होता है उत्तर होता है। तो बिहार आपका उत्तर दिशा में नेपाल के साथ क्या करता है? नेपाल के साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वहीं हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में आपका है झारखंड। दक्षिण में क्या है? झारखंड है। पूर्व में बात करें तो पूर्व की हम बात करें तो पूर्व में आपका है पश्चिम बंगाल। क्या है? यह आपका राज्य है पश्चिम बंगाल है। वहीं हम बात करें पश्चिम में तो पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी है। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। ये आपका बिहार का चौहद्दी है। उत्तर दिशा में बिहार जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की करेंसी, यह आपका नेपाली रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। यहाँ से आपका जुते हुए खेतों के आपके निशान मिले हैं। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और जो आपका हड़प्पा सभ्यता है यह किस प्रकार का सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता यह आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। किस प्रकार का सभ्यता है? तो यह आपका कांस्य युगीन आपका सभ्यता है। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है? भारत का कौन सा वह राज्य है जिसमें सबसे अधिक लोकसभा का सीट है? तो यह आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट है। कितना है लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट आपका है 80। सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट आपका उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा आपका राज्यसभा का सीट पूछे तो यह भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। कितना है? तो यह आपका है 31 है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है।
कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति ये आपके द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अब आप हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप देंगे कि भारत के अभी प्रधानमंत्री कौन है। ये क्वेश्चन आपका सबसे सिंपल है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। उसके बाद भारत के वर्तमान में आपके गृह मंत्री कौन है। उसके बाद आपसे हम पूछते हैं कि वर्तमान में आपके रक्षा मंत्री कौन है। रक्षा मंत्री कौन है। उसके बाद हम आपसे पूछते हैं कि वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है। उसके बाद हम बात करें अगली क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका है विदेश मंत्री कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। तो चलिए, प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री आपके हो गए नरेंद्र मोदी। कौन है? तो प्रधानमंत्री आपके हैं नरेंद्र मोदी। उसके बाद बात करें गृह मंत्री का, तो गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री आपके हैं अमित शाह है। कौन है? तो गृह मंत्री आपके अमित शाह है। रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री आपका राजनाथ सिंह है। कौन है? तो राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री। देखिए, र से रक्षा है और यहाँ पे राजनाथ सिंह र से हैं। उसके बाद वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री ये आपके हैं निर्मला सीतारमण। कौन है? तो ये आपके हैं निर्मला सीतारमण आपके वित्त मंत्री हो गई। उसके बाद है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? तो इसे आप कमेंट कर बताएंगे। इसे आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन जाता है। तो देखिए, आज का हम जितना क्वेश्चन हमने स्टडी किया है, तो इसमें से कम देखिएगा आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते रहें ताकि क्या हो, आपका तैयारी अच्छा से हो सके और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। देखिए, पढ़ने में मज़ा कब है? जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, लगन कर से आप पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो आप अच्छे से पढ़ें और क्लास आपको कैसा लगा यह कमेंट कर आप जरूर बताएं। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।